जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल एकेडमी पे 24 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, आप इन करंट अफेयर्स को आराम से अध्ययन कर सकते हैं। आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होगी। मैं आपको पर टॉपिक 3 एमसीक्यू कराता हूँ। जो असर्शन रीजन एमसीक्यू होते हैं, वन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे करंट अफेयर्स को पढ़िए और इसके नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने से आप उनका रिवीजन कर पाएंगे टाइम टू टाइम। और आप ये चैलेंज मान के चलिए, यूट्यूब में कोई ऐसे जल्दी आपको नहीं मिलेगा पढ़ाते हुए जो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इतने क्वेश्चन भी पर डे कराए। साथ ही साथ मैं आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 100% ऑथेंटिक होते हैं। सोर्सेज इनके पीआईबी है, डीडी न्यूज़ है, ये सब इनके सोर्सेज है। तो इस तरह से आप इनको ज्वाइन करिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलते हैं आज करंट अफेयर्स में। पीसफुल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। देखिए अभी अभी क्या है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इन्होंने सऊदी अरेबिया को अलाउ कर दिया है कि वो यूरेनियम को इनरिच कर सकता है। वो यूरेनियम को क्या कर सकता है, इनरिच कर सकता है। अच्छा, यूरेनियम को इनरिच करने में देखिए दो चीजें होंगी। या तो आप उसको पावर में यूज कर सकते हैं, मतलब पावर स्टैब्लिश कर सकते हैं, मतलब किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह बना सकते हैं बिजली सप्लाई के लिए। अच्छा, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बम बना सकते हैं। अच्छा, तो देखिए अलाउ तो किया गया है कि ये पीस के लिए काम करेगा, मतलब सऊदी अरेबिया यूरेनियम को इनरिच करेगा तो जो भी सेफ गार्ड है, मतलब सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए ही करेगा। लेकिन आपने देखा ना, भी ईरान ने भी उसके लिए बोला था कि हम इनरिच करेंगे यूरेनियम तो अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे, बम वगैरह नहीं बनाएंगे, पावर प्लांट बनाएंगे। लेकिन देखिए मिसयूज तो होता ही है ना। तो क्या है कि देखिए अमेरिका ने अलाउ कर दिया है सऊदी अरब को, समझौता हो गया है कि अब सऊदी अरब भी क्या करेगा, यूरेनियम को इनरिच करेगा और पीस के लिए काम करेगा, ऐसा उसमें लिखा गया है। चलिए, विथ which country has the United States of Land signed landmark peace nuclear cooperation agreement to allow uranium enrichment for civil power? किसको किया है, सऊदी अरब को किया है। नागरिक सुरक्षा उत्पादन के लिए यूरेनियम संबंधित अनुमति देने के लिए अमेरिका ने किस देश का ऐतिहासिक शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता किया है, सऊदी अरब। Consider the following regarding US Saudi peaceful nuclear cooperation agreement. Under the agreement, Saudi Arabia is permitted to enrich uranium for nuclear power production. बात सही है। समझौते के तहत सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम समृद्ध करने की अनुमति। बात बिल्कुल सही है। द इनरिच यूरेनियम इंटेंडेड टू एक्चुअली फॉर मिलिट्री डिफेंस, नहीं ये गलत है ना। मिलिट्री डिफेंस को तो मना ही किया ना कि सैन्य समझाओ के लिए नहीं है, आप पावर प्लांट करेंगे। केवल आपका एक सही है, दूसरा आपका क्या है, गलत है ना। द यूएस सऊदी डील अलाउस यूरेनियम इनरिचमेंट फॉर पीसफुल सिविल न्यूक्लियर पावर। सही बात है। अमेरिका सऊदी समझौता शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देता है। सही बात है। क्यों, कि अप्रसार दिशा निर्देश केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए कड़े सुरक्षा उपायों का यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देते हैं। हाँ, इसीलिए तो कि अप्रसार मतलब नॉन प्रोलिफरेशन गाइडलाइन जो है उनके तहत क्या है कि यूरेनियम को आप एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकते हैं, इसलिए अनुमति दिया ऐसे। ए सही, आर उसका क्या एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। देखिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो भारतीय रेल है इसमें क्या 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। मतलब कि भारतीय रेलवे ने 99.6% रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज की लाइनों को क्या कर दिया है, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। अच्छा, अब ये क्या हो गया है कि भारत की विश्व में कौन सी रैंक हो गई, सेकंड रैंक हो गई। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत जो है वैश्विक स्तर पे कौन सा स्थान हासिल कर लिया, दूसरा स्थान। और पहला स्थान किसका, स्विट्जरलैंड का क्या है, पहला स्थान है जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। 2014 से 26 के बीच का यह आंकड़ा है जिसमें 47,072 किलोमीटर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाइड किया गया है ना। देखिए 2014 जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आए हैं और क्या कहते हैं, तभी के बाद से ही क्या हुआ है कि रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है डेटा के अकॉर्डिंग। ड्रास्टिकली रिड्यूसेस कोल कंजम्पशन डिपेंडेंस ऑन दी। हाँ, देखिए फायदा क्या होगा कि कोल कंजम्पशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी कम होगी, कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन उत्सर्जन भी क्या होगा, भारी कमी सी होगी। चलिए, विच इज इंडिया ग्लोबल रैंक इन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एज ऑफ 2026 अचीविंग 99.6 ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिफिकेशन। वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान है, मैंने आपको अभी बताया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईआर इलेक्ट्रिफिकेशन। भारतीय रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें।
देखिए स्विट्जरलैंड इज ओनली कंट्री विद 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क रैंकिंग अहेड ऑफ इंडिया, बात सही है। भारत के पहले स्विट्जरलैंड है जहाँ पे 700% क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन है। 2014 से 26 के बीच 48,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हुआ, ये बात भी सही है। आपका क्या होगा, सी सही हो गया, एक और दोनों सही। रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन और ब्रॉड गेज नेटवर्क सिग्निफिकेंटली कट्स द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एमिशन फॉर आईआर, बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि रैपिड इलेक्ट्रिफिकेशन से क्या हो गया है कि इंडियन रेलवे की क्या हुई, कॉस्ट भी कट हुई है और साथ ही साथ जो है एमिशन भी कम हुआ है। क्यों, क्योंकि शिफ्ट टू इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूसर रिलायंस ऑन कोल एंड इंपोर्टेंट डीजल फ्यूल, सही बात है। डीजल बाहर से आता है, कोयला बाहर से आता है, तो इससे क्या है कि हमारे इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, कोयले से उत्सर्जन वगैरह सब होता है, तो सब कुछ कम तो हो ही रहा है, उत्सर्जन कम हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, इसीलिए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन से। ये भी दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग देखिए अभी अभी 23 जुलाई, मतलब 23 जुलाई मतलब कल जो बीत चुका है, इसमें 23 जुलाई को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। अच्छा ये क्या है, ये मनाया क्यों जाता है, देखिए 23 जुलाई 1927 को पहली प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हुई थी बॉम्बे में। कहाँ शुरू हुई थी, बॉम्बे में शुरू हुई थी। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी पड़ गया था। क्या पड़ गया था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम से। ये क्या है, बॉम्बे से चालू हुई थी ब्रॉडकास्टिंग, ध्यान दीजिएगा। 23 जुलाई को इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में 23 जुलाई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि पहली जो है ब्रॉडकास्टिंग कब चालू हुई थी, 23 जुलाई 1927 को, इसे ध्यान रखिएगा आप। अच्छा इसके बाद 1936 में इसको क्या नाम दे दिया गया, एयर, ऑल इंडिया रेडियो, आपको नाम सुना होगा ना, ऑल इंडिया रेडियो है, तो ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया गया एयर। और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, आकाशवाणी, एज नेशनल ब्रॉडकास्टर इन 1956। 1956 में इसको जो है क्या बना दिया, राष्ट्रीय प्रसारक बोल दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया, आकाशवाणी। आप लोग सुनते हैं आकाशवाणी के समाचार, है ना। अच्छा और 1957 में क्या लॉन्च हुआ, विविध भारती, आप सुने ना, विविध भारती, तो वही विविध भारती लॉन्च हुआ। और आज जो है एयर और दूरदर्शन दोनों जो है प्रसार भारती के अंदर क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, मतलब दोनों इसी के अंतर्गत क्या कार्यरत है। एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन देते हैं डी नेशनल, है ना। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर विच डेट, 23 जुलाई। Consider the following statement regarding the history of broadcasting in India. Radio broadcasting in India began from बॉम्बे स्टेशन ऑन 23 जुलाई 1927, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया ना कि बॉम्बे स्टेशन तो 1927 को चालू हुआ था। एयर वॉज डिजिनेटेड आकाशवाणी 1956, विविध भारती लॉन्च 1957, ये बात सही है कि ऑल इंडिया रेडियो 1956 और आकाशवाणी 1957 में शुरू की, तो ये भी दोनों सही है। बोथ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन करंटली फंक्शन अंडर द ऑटोनॉमस बॉडी प्रसार भारती, बिल्कुल सही बात है कि एयर और दूरदर्शन जो है दोनों एक ऑटोनॉमस स्वायत्त शासी बॉडी जो है इनके अंदर काम कर रहे हैं, जिसका नाम प्रसार भारती। प्रसार भारती क्रिएटेड एंड स्टैच्यूटरी ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन सेफगार्ड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि प्रसार भारती को इसलिए ऑटोनॉमस बनाया गया है ताकि लोक सेवा है, प्रसारण, इन सबकी रक्षा के वैधानिक स्वायत्त निगम बनाया गया है। क्योंकि देखिए प्रसारण के जो है स्वायत्त होना चाहिए, मतलब जो हो बायस नहीं होना, जनता तक इंफॉर्मेशन सही पहुंच रही है, इसलिए इसको ऑटोनॉमस बनाया गया है। इसलिए आपका ए सही, बी सही, उसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए अभी अभी क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो है IMAI, ये हेडक्वार्टर ये मुंबई की है, लेकिन इसने मुंबई में क्या लॉन्च किया है, ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब IAMAI जो है ये मुंबई की है, इसका हेडक्वार्टर जो है मतलब मुख्य कार्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है ये कहाँ पर है, बॉम्बे, मुंबई में है। लेकिन क्या है कि इसने जो है जो ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च की, कहाँ पर लॉन्च की है, बेंगलुरु में लॉन्च की। क्यों लॉन्च की है, तो स्ट्रेंथ द ई कॉमर्स सेक्टर, सप्लाई चेन रिजाइलेंस एंड मार्केट, मतलब कि ई कॉमर्स सेक्टर में क्या कर सके, स्ट्रेंथ आ सके अच्छे से, और मतलब इसको मजबूती मिल सके, सप्लाई चेन अच्छी हो सके और मार्केट तक पहुंच हो सके, इसीलिए क्या किया है, लॉन्च किया है। अच्छा क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जो भी ई कॉमर्स में टूगेदर की इंडस्ट्री प्लेयर्स कौन कौन से हैं, मतलब हमारे देश में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लीडिंग लॉजिस्टिक प्लेयर, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे हैं आपके, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह थे, है ना। तो ये सब ई कॉमर्स साइट है, इनको क्या बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। मीशो हो गए, है ना। IMA हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई में है। और ये अपेक्स इंडस्ट्री बॉडी फॉर डिजिटल सर्विस के लिए क्या शीर्ष उद्योग निकाय है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात है ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफिशियली लॉन्च बाय MAI, कहाँ पर लॉन्च किया है, बेंगलुरु में। IMA द्वारा ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ शुभारंभ किया गया, बेंगलुरु में। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। IAMA द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। द हेडक्वार्टर IAMA लोकेटेड बेंगलुरु, मैंने अभी आपको बताया ना कहाँ पर है, मुंबई में।
ये गलत हो गया आपका, तो केवल पहला सही। The E-commerce Council of India was formed to streamline the supply chain logistics and expand market penetration। बिल्कुल सही बात है। ई कॉमर्स काउंसिल की गठन क्यों किया गया है? जिससे लॉजिस्टिक सुव्यवस्था में अच्छी मतलब सुव्यवस्था अच्छी हो जाए, लॉजिस्टिक में बाजार तक पहुंच और अच्छी बढ़ जाए, इसलिए तो किया गया। सही बात है। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बिटवीन मेजर ई कॉमर्स फोस्टर स्टैंडर्डाइजेशन कस्टमर ट्रस्ट। हाँ, क्योंकि ये क्या करेंगे, कस्टमर ट्रस्ट बढ़ाएंगे, लोग और इन पे भरोसा करेंगे ई कॉमर्स पर, इसीलिए ऐसा काम किया है। तो ए सही, आर से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। प्रकृति कैफे, देखिए अभी अभी क्या है कि आयुष मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री? आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? प्रताप राव जाधव। आयुष मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है प्रताप राव जाधव जी, इन्होंने आयुष भवन नई दिल्ली में क्या लॉन्च किया है? प्रकृति कैफे। अच्छा, क्यों लॉन्च किया? क्योंकि ईटिंग होता है, हेल्दी ईटिंग जो है प्रमोट हो सके, मतलब लोग न्यूट्रिशन डाइट, ऑर्गेनिक डाइट, इन पे और भरोसा कर सके, अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी बना सके, इसीलिए क्या किया है? प्रमोट करने के लिए क्या किया है? लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? प्रताप राव जाधव जी, जो क्या है हमारे आयुष मिनिस्टर के क्या है? मंत्री। इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक, अच्छा चलिए। इंकरेज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड वेलनेस एवं गवर्नमेंट एंड पर्सनल पब्लिक। सही बात, सहकर्मियों जनता के बीच जीवन शैली अच्छी तंदुरुस्त जीवन। तो देखिए पहले लोग मिलेट्स वगैरह खाते थे, देखिए कितने स्वस्थ रहते थे। आज देखिए गेहूं चावल खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए सरकार को जरूरत महसूस हुई है। तो प्रकृति कैफे सरकार को, देश को जरूरत महसूस है। प्रकृति कैफे इनिशिएटिव और रिसेंटली लॉन्च बाय आयुष भवन नई दिल्ली बाय विच मिनिस्टर? प्रताप राव जाधव। हाल ही नई दिल्ली में आयुष भवन में प्रकृति कैफे की शुरुआत किस मंत्री द्वारा की गई? प्रताप राव जाधव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रकृति कैफे, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय आयुष भवन न्यू दिल्ली टू एडवोकेट आयुष डाइटरी प्रिंसिपल्स। बिल्कुल सही बात है कि कहाँ लॉन्च किया गया? कि दिल्ली में लॉन्च किया गया, ताकि लोग जो है मतलब जो है कि आयुर्वेदिक आहार सिद्धांतों पे काम कर सके, मतलब आयुर्वेद के अनुसार से आहार लेने से उनके स्वास्थ्य वगैरह अच्छा बने। फोकस एक्सक्लूसिव कमर्शियल फास्ट फूड, फास्ट फूड को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। फास्ट फूड तो आदमी को स्लो कर रहा है भैया। फास्ट फूड खुशी में आप लोग भी फास्ट फूड मत खाइए भैया, थोड़ा स्लो हो जाएंगे। पहला सही। प्रकृति कैफे सर्व एज मॉडर्न इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल वेलनेस एंड इनटू मॉडर्न डेली हैबिट। सही बात है। प्रकृति कैफे आधुनिक दैनिक भोजन के आदतों पारंपरिक कल्याण को एकीकृत करके एक मॉडल परिक्रम कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल आयुष डाइटरी रिकमेंडेड हेल्प प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीज एंड बूस्ट इम्यूनिटी। सही बात है। पारंपरिक आयुष आहार संबंधी सिफारिशें जीवन शैली बीमारियों को रोकने और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए तो ऐसा ही आर से दूंगा क्वेश्चन भी है। आरओ रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक माइंड क्लोजर, देखिए अभी अभी आरओ रिपोर्ट जारी हुई। कौन सी आरओ रिपोर्ट? किसने जारी किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल इन न्यू दिल्ली, मतलब जो कि कोल मिनिस्ट्री है, इसने क्या की? आरओ रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, जारी किसने किया है? जो यूनियन मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी जी। किसने जारी किया? यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी है, उन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। जी किशन रेड्डी जी ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, क्यों किया है? देखिए क्या है कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई खदान वगैरह है, हमने माइन किया, कोयला निकाल लिया, फिर खदान को हम कैसे क्लोज कर रहे हैं? मिट्टी भर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइड वगैरह ना आए। कोई भी पोस्ट माइनिंग जो है रीयूज मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मतलब ये क्या है कि एक तरह से साइंटिफिक मेथड से हम जो माइंस हैं कैसे क्लोज कर रहे हैं, उसकी क्लोजर फ्रेमवर्क रिपोर्ट है। ध्यान दीजिएगा, जो हम माइंस वगैरह हैं उनको कैसे क्लोज कर रहे हैं, उसकी क्लोजर रिपोर्ट है। उसी को क्या किया गया है? जारी किया गया है। किसने जारी किया है? जी किशन रेड्डी जी, जो क्या है? कोल मिनिस्टर है। विच मिनिस्टर रिलीज द आरओ लैंडमार्क आरओ रिपोर्ट फोकसिंग साइंटिफिक माइंड क्लोजर लैंड यूज? किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने, कोयला मंत्रालय ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरओ रिपोर्ट, इट वाज लॉन्च बाय कोल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी नई दिल्ली। सही बात, जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया नई दिल्ली में। इट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर साइंटिफिक माइंड क्लोजर पोस्ट माइनिंग रजिस्ट्रेशन। ये बात तो सही है। क्यों लॉन्च किया गया है भैया? कि जो भी है, मतलब कि जो भी माइंस है इनके पोस्ट क्लोजर कैसे साइंटिफिक तरीके से हुआ है, यही तो रिपोर्ट बताती है। तो सही हो क्या? ए भी सही, बी भी सही। ये खदान बंदी, खदान के पर्यावरण पुनरुद्धार जो है प्रदान करता है, मतलब क्लोज करे हैं, कोई हार्मफुल मतलब डिजास्टर तो नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा मतलब कि कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा पर्यावरण को, इसी वजह से। साइंटिफिक माइंड क्लोजर प्लान्स आर एसेंशियल फॉर मिटिगेटिंग लैंड डिग्रेडेशन इन माइन। सही बात है। जो मतलब भूमि अपक्षरण होता है, भूमि अपरदन होता है खनन क्षेत्रों में, उसकी ये बहुत आवश्यक है ये साइंटिफिक माइंड प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन अलाउ फार्मर कोल माइनिंग लैंड टू रिपर्पस फॉर सोलर प्लांट फॉर फॉरेस्ट्री, क्योंकि उचित पुनर्वास पूर्व कोयला खनन भूमि को सौर पार्क या वानिकी के लिए पुनर्उपयोग करने का। देखिए क्या है, क्यों ऐसा अगर साइंटिफिक तरीके से हम क्लोज करेंगे तो बाद में अगर हमको सोलर पार्क लगाने हैं, क्या कहते हैं, वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री वगैरह करनी है, पार्क वगैरह बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करेगा? मदद करेगा। इसी तरह से कर रहे थे। ए सही, आर्ट्स का स्पेशल।
नीति आयोग अपॉइंटमेंट, तो अभी अभी क्या हुआ है कि अनुराग जैन जी को क्या अपॉइंट किया गया, नीति आयोग का सीईओ अपॉइंट किया गया। ये आपका करंट हो गया। देखिए, अनुराग जैन जी को नीति आयोग का क्या बना दिया, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। अब नीति आयोग की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, स्थापना इसने की कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसका चेयर, अच्छा इसने प्लानिंग कमेटी, योजना आयोग जो था उसको रिप्लेस किया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप। 1956 के योजना आयोग को क्या किया था, रिप्लेस किया था। प्राइम मिनिस्टर के चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके, सुमन के बेरी जी हैं, है ना, और अशोक लाहिरी जी इसके डिप्टी चेयरमैन है। ये ध्यान रखिएगा इतना आप, इंपॉर्टेंट चीज है। और फुल टाइम मेंबर कौन कौन है, राजीव गाबा जी है, के वी राजू जी है, गोवर्धन दास जी है, श्रीनिवास जी जो अभय जी, ये इसके क्या फुल टाइम मेंबर है। बाकी आप सीईओ जो बने हैं जैन जी, अनुराग जैन जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग, कौन है आपके, अनुराग जैन जी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग, अनुराग जैन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग, नीति आयोग रिप्लेसेस द प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015, सही बात है। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया, सही बात है। यूनियन प्रीमियर मिनिस्टर सर्व एज एक्स ऑफिसियो ऑफ द चेयरपर्सन, गलत जवाब, मैंने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री पद सदस्य अध्यक्ष होता है इसका, तो पहला सही केवल। नीति आयोग सर्व एज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग किस पे काम करता है, ये भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है, सहकारी संघवाद को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि नीति आयोग डज नॉट प्रोसेस पावर टू एलोकेट सेंट्रल फाइनेंशियल फंड टू स्टेट, सही बात है। योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग के पास राज्य को केंद्रीय वित्तीय धन आवंटन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए तो कि कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, जब आप जो है आवंटन करने की शक्ति आपके पास नहीं है, तो राज्यों के अनुसार तो आप काम करेंगे, राज्यों को साथ लेके काम करेंगे। योजनाएं नीचे से ऊपर नहीं जाएंगी, ऊपर नीचे नहीं जाएंगी कि ऊपर योजना पर नीचे को इम्प्लीमेंट करना है। योजना नीचे से आइडिया जाते जाते ऊपर जाएंगे, फिर उस हिसाब से योजना बनेगी। इस हिसाब से नीति आयोग काम करता है, इसलिए ए सही, आर से एक्सप्लेनेशन भी है। पीएलआई ऑटो स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, देखिए क्या है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किसके द्वारा चलाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मतलब जो क्या कहते हैं भारी उद्योग मंत्रालय है, जिसके द्वारा पीएलआई योजना चलाई गई थी। अच्छा, इसमें क्या किया गया कि महाराष्ट्र ने देश भर में 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या किया, स्थापित किया, और इसके साथ ही महाराष्ट्र क्या कर गया, टॉप कर गया। महाराष्ट्र 66 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के साथ जो है देश में क्या कर गया, टॉप किया है। ये ध्यान रखिएगा, 66 इकाई से महाराष्ट्र ने टॉप किया है। अच्छा, और पूरे भारत में कितनी यूनिट लगी, 225। सोचिए 225 भारत भर में लगी, अकेले महाराष्ट्र में 66 यूनिट लगी, तो महाराष्ट्र टॉप तो करेगा ही करेगा। एम क्या है, ताकि बूस्ट डोमेस्टिक एडवांस ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एंड ईवी इकोसिस्टम, क्या है मतलब उसका एम क्या है, उन्नत ऑटोमेटिक तकनीक विनिर्माण को मजबूती प्रदान करना। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी क्या किया है, इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए, विच स्टेट टॉप इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश्ड अंडर पीएलआई ऑटो स्कीम, कौन टॉप किया है, महाराष्ट्र। पीएलआई ऑटो योजना से स्थापित विनिर्माण इकाई को 66 इकाई भारत से कौन सा शीर्ष पर है, महाराष्ट्र। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएलआई ऑटो स्कीम, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, बात बिल्कुल सही है कि कौन सा भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, इसको वो किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है इसको, सही बात है। इसकी इंडिया टोटल 225 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर दिस स्कीम, ये बात बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि टोटल जो है कितनी स्कीम है, 225 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्कीम के तहत क्या की गई है, बनाई गई है, और महाराष्ट्र में क्या किया गया है, फर्स्ट आया, महाराष्ट्र क्या आया है इसमें, फर्स्ट आया है। तो ए सही, आर सही, उसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन। पीएलआई ऑटो स्कीम सीक्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसीज ऑन क्रिटिकल ऑटोमोबाइल कंट्रोल, पीएलआई ऑटो योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव घटकों पर आयात निर्भरता कम करना है, बिल्कुल सही बात है। ताकि देखिए हमारे देश में विकास होगा तो हमारी निर्भरता कम तो होगी ही होगी। फाइनेंशियल इंसेंटिव आर प्रोवाइड टू मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन इंक्रीमेंटल सेल और एडवांस टेक्नोलॉजी विकल्प, निर्माताओं को उन्नत तकनीक वाले वाहनों को वृद्धिशील बिक्री के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया, सही बात है। देखिए सरकार क्या कर रही है, इंसेंटिव दे रही है। इंसेंटिव क्यों दे रही है, जितना इंसेंटिव देगी तो क्या है कि मैन्युफैक्चरर क्या है, सेल करेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांस करेंगे, तो इसी वजह से क्या कर रहा है, डिपेंडेंसी कम होगी, एडवांस बनेंगे, अच्छी सेल होगी, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, तो इससे क्या है, इंपोर्ट कम होगा, डिपेंडेंसी कम होगी। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपर्टीज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि इंडिया फर्स्ट ऑल ओवर ट्राई सर्विस शेयरिंग एक्सपर्टीज, ट्राई सर्विस मतलब क्या हो गया, तीनों सेनाएं, आर्मी,
नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाएं जो है इसमें शामिल थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि पूरे ग्लोब का क्या करे भ्रमण करके आई, मतलब एक ये प्रदक्षिण अभियान है ना, मतलब समुद्र का जितने भी समुद्र है, 4 ओशन इन्होंने कवर किया है, 4 महासागरों को, तो उसी कवर करते हुए ये पूरा घूम के आई है। लगभग ये 365 दिन के लगभग, मतलब 1 साल का लगभग सफर था। तो ये जब लौट के आई है तो इनका स्वागत किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुंबई में इनका क्या किया गया? स्वागत किया गया है। इसमें 15 महिला वुमेन ऑफिसर थी जो नेवी से, एयरफोर्स से और क्या थी आपकी इंडियन आर्मी से थी। इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। और जिस जहाज से गई, जो जहाज का नाम क्या है? त्रिवेणी जहाज। तो त्रिवेणी वेसल से गई थी और इन्होंने क्या किया? लगभग 22,500 नॉटिकल मील को कवर किया है। 4 ओशन 314 दिन, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 ओशन 314 दिन और 22,500 नॉटिकल माइल। और कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुदकर, ये इसकी क्या है? हेड है। ये ध्यान रखिएगा, अनुजा वरुदकर जो है इसे क्या है? इसकी लीडर थी, मतलब लेड बाई, तो जो कंटिजेंट जा रहा था, मतलब ये पूरा ऑफिसर्स का, इसको लीड कौन कर रही थी? अनुजा वरुदकर, मुंबई से जो है। और ये मुंबई से चला भी था, मुंबई में आया भी है ये वापस प्रदक्षिणा करके। और नेम ऑफ द वेसल यूज्ड इन समुद्र प्रदक्षिणा, इंडिया फर्स्ट ऑल वीमेन ट्राई सर्विस सर्कमनेविगेशन एक्सपेडिशन त्रिवेणी। पहले सर्व महिला त्रिवेश जल परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा के पोत का नाम क्या है? त्रिवेणी। Consider the following statement regarding समुद्र प्रदक्षिणा. It was led by Colonel अनुजा वरुडकर and comprised 15 women officers from आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सही बात है। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर ने किया था। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना पहले की 15 महिला अधिकारी शामिल है। द एक्सपेडिशन कवर्ड 22,500 नॉटिकल माइल, 4 ओशन ओवर 314 दिन। 314 दिन की अवधि, 4 महासागर, 22,500 समुद्री मील की दूरी तय की। सही बात है, सही है, 3 दोनों सही है आपका। द समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपेडिशन शोकेस ऑपरेशन सिनर्जी फॉर नारी शक्ति इन इंडियन डिफेंस फोर्स। बिल्कुल सही बात है। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान भारतीय रक्षा बलों में परिचालन ताल में नारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। देखिए, सब नारियां गई थी, हमारी दुर्गा स्वरूप नारियां गई थी और ये सोचिए प्रदक्षिणा कंप्लीट करके आई हैं। इट रिप्रेजेंट द ज्वाइंट ट्राई सर्विस मैरीटाइम ग्लोबल बाय वीमेन पर्सन। क्यों? मतलब नारी शक्ति क्यों रिप्रेजेंट करती हैं? क्यों? क्योंकि ये ट्राई सर्विस था, तो मतलब तीनों सेनाओं का समन्वय था, इस चीज को शो किया। और सब महिलाओं द्वारा ही था, इससे तो नारी शक्ति को, डिफेंस को शो कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन सही है इसलिए आपका। एमएमए एशियन चैंपियनशिप विक्ट्री। देखिए अभी भी क्या हुआ है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट रेसलिंग चैंपियनशिप होस्ट हुआ है मलेशिया में। मलेशिया में एमएमए जो है रेसलिंग एशियन चैंपियनशिप का क्या हुआ है? आयोजन हुआ है। अच्छा, इसमें भारत के रेसलर संग्राम सिंह ने जीत हासिल की है और ये एमएमए रेसलिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है? पाकिस्तान के फाइटर मोहम्मद आबिद अली को 1 मिनट में सोचिए हरा दिया। पाकिस्तान को 1 मिनट 20 सेकंड में हरा दिया इन्होंने, खुशी की बात है। और इन्होंने क्या किया है कि ब्रॉड इंटरनेट भारतीय पेशेवर कॉम्बैट खेलों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान, देखिए जीते हैं तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान तो बनी ही बनी है ना। तो इस चीज को ये क्या कर रहा है? शो कर रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्या बनी है? पहचान बनी है। Who became the first Indian to win the MMA Asian Championship in Malaysia? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह क्या बने? एमएमए एशियन चैंपियनशिप जीत हासिल करने पहले भारतीय बनकर। सही बात है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएमए एशियन चैंपियनशिप। द टूर्नामेंट होस्ट बाय मलेशिया। सही बात है। इसको मेजबानी किसने की? मलेशिया ने की। सही बात है। संग्राम सिंह डिफीटेड मोहम्मद आबिद अली ऑफ पाकिस्तान इन 1 मिनट 20 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट 20 सेकंड में इसको क्या किया? पछाड़ दिया इनको। दोनों सही है। संग्राम सिंह विक्ट्री मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन फॉर इंडियन एथलीट्स इन प्रोफेशनल मिक्स्ड एमएमए। बिल्कुल सही बात है। इसमें इनकी विक्ट्री जो है, प्रोफेशनल विक्ट्री जो है, मतलब एक माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ऐसे इंडियन रेसलर है जिन्होंने गोल्ड टाइटल एशियन एमएमए में जीती है। देखिए आप पढ़ेंगे तो अपने आप जो है क्या है, किसका वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा क्यों हारा है। ठीक है, चलिए तो इसका दोनों सही, ए भी दोनों सही, इसका क्या है। इस तरह से हमने आज से करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। मैं करंट अफेयर्स आपको डेली अपलोड करता हूँ। सोचिए दोस्तों, मैं आपको कंटिन्यूअस 2-3 महीने जब से अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरे करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी आपको मिलेगी। चैनल में मेरे चाहे 1 सब्सक्राइबर हो, चाहे मेरे चैनल में जितने सब्सक्राइबर हो, वीडियो आपको वैसे ही मिलेगी और पूरी मिलेगी। मिलते हैं कल के लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।